सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो अगर अभी तक आपने एलएलबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, उसका मैंने अपलोड कर दिया है कल ही। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन टफ भी है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्वेश्चन आप इजी कराते हो, देख लेना। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वही क्वेश्चन सेम पूछा भी गया था एग्जाम में, बट थोड़ा डीप में पूछा गया था, जो कि मैं बता देता हूँ उसी के साथ साथ। जैसे मैं अगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बता रहा हूँ तो इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी बता देता हूँ एंड वही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखते हो वो आपको इजी लगता है, लेकिन मैं डिटेल जो होती है वो आपको बता देता हूँ अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो अगर इसके पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर मिलती है एंड प्रिपरेशन भी आपकी चल रही है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एंड यार एक रिक्वेस्ट है, आज क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, एक ऑप्शन कट रहा है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप यही मानकर चलिए कि 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। जिसमें ना दिखे समझ लीजिए 3 ही ऑप्शन है, 3 में से ही एक सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आगे से नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उसमें फिर से वही जैसे पहले हमारा क्लास चलता था, बढ़िया क्वेश्चन थे दिखाई देते थे, उसी तरीके से होंगे। आज थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए सॉरी, बट अच्छे से क्लास कंप्लीट देखना। आप लोगों के एग्ज़ाम चल भी रहे हैं एंड बहुत स्टूडेंट के बाकी भी हैं, तो सभी लोग देखना। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, फायन था, या फिर हिंदसांग था? तो अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया तो वो था फ्रेंड्स मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस ने भेजा था। एंड मेगास्थनीज जो हैं वो किसके लेखक हैं? तो इंडिका के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। एंड किसके समय पर राजदूत बनकर आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। एंड किसके शासनकाल के थे? सेल्यूकस के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में आया? 1956 में, 1952 में, 1951 में, 1960 में? देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बेसिकली हुआ क्या था कि जो राज्य बनाए गए थे उनको एक जगह पर मतलब कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, और जो राज्य बड़े थे उनको अलग कर दिया गया, किसी राज्य को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। इसी तरीके से कुछ प्रक्रिया चली थी, ठीक है। तो ये कब हुआ था भैया? 1956 में हुआ था, ठीक है। 1956 में कब हुआ था? 30 सितंबर 1956 को, यानी कि 30 सितंबर 1956 में ये हुआ था, ठीक है। एंड एक बार अगेन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर मतलब अगली क्लास से फिर से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये वाला क्लास एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है फ्रेंड्स? ये भाग 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये भाग 4 में है। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक आता है? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आता है। अनुच्छेद 51 का 1 क्या है? अनुच्छेद 51 का 1 है भैया जिसमें हम हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? लगभग 8 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर नए ऐड हो गए होंगे तो प्लीज़ आप अपडेट कर दीजिएगा। एंड भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। एंड भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में संघ है, ठीक है। इसके आगे आप देख लेना जो कुछ भी होगा राज्य वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के दक्षिण पॉइंट को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स भारत के दक्षिण पॉइंट को, ना कि मेन लैंड के दक्षिण पॉइंट को। जैसे हम सभी को पता है कि ये मान लीजिए मेन लैंड है, ठीक है। यहाँ पर ये मेन लैंड है, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। एंड ये लक्षद्वीप समूह। तो अगर हम मेन लैंड की पॉइंट की बात करें तो यह है केप कॉमरिन, ठीक है, केप कॉमरिन। लेकिन ये फ्रेंड्स मेन लैंड की नहीं पूछ रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो ये है मतलब अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो है क्या भैया? सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का, ठीक है। इंदिरा कॉल क्या है? इंदिरा कॉल है उत्तरी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहे कि बिहू किस राज्य का डांस है? आज 25 क्वेश्चन है, ठीक है।
25 क्वेश्चन है। 25 के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, क्वेश्चन देखते जाओगे, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। पक्का यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपकी जिम्मेदारी है, बट आपको जरूर देखना है। बिहू किस राज्य का डांस है? झारखंड का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का? तो देखो भाई, बिहू जो है ना वो असम का डांस है, ठीक है। असम का जो डांस है वो बिहू है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है। एंड इन सभी राज्यों के अगर आपको डांस के नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। ऐसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लिख देना 5 का ए, ऐसे मतलब जो आपको मर्जी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लिख देना फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहे कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, पश्चिम बंगाल है। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं अपनी पहली क्लासेस में करा चुका होता हूँ, ठीक है। मतलब 1-2 क्वेश्चन, जैसे त्रिपुरा, ये मैंने एक क्वेश्चन था कोई जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि जो बांग्लादेश होता है वो 3 तरफ से किससे घिरा होता है, सॉरी त्रिपुरा जो होता है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा होता है। तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट अगेन है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताना है आप सभी को कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर आंध्र प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र है। यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, उत्तर प्रदेश कर देंगे, लेकिन भैया उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या के आधार पर है, तो ये तो गलत हो गया। तो कौन सा बचा? राजस्थान। तो राजस्थान भैया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है, ठीक है। आई हो आप सभी समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। कह रहे हैं कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36, 40, 65, 70। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप से हमने क्वेश्चन करा था, कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, दक्षिण में है, गोवा के पास है। एंड अभी बताना है आप लोगों को कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 हैं, 40 हैं, 65 हैं, 70 हैं। तो भैया इसमें 36 द्वीप समूह हैं मुख्य, तो मुख्य 36 द्वीप समूह हैं। एंड अंडमान निकोबार में तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कितने हैं आप बता देना, लगभग 600 के आसपास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। कह रहे हैं कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, या फिर ए और बी दोनों? तो अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो वो रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? ये हॉकी खेलते थे भारत के लिए, इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद नाम रख दिया गया राजीव गांधी पुरस्कार का, खेल रत्न पुरस्कार का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्रफल कहां पर है? जूट का अधिकतम क्षेत्रफल भारत में कहां पर है भैया, प्लीज बता देना। पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, या फिर यहाँ पर है क्या? एक ऑप्शन बच गया, चलो उसको छोड़ ही देते हैं, वो इससे भी नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, या फिर गुजरात में है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स जूट का, देखो जूट वैसे सबसे ज्यादा उत्पादक जानते हो कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश किसका हिस्सा है? बंगाल का हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल जाहिर सी बात है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जूट जो उत्पादन होता वो भारत में होता। हालांकि अब बांग्लादेश में होता है, क्यों? क्योंकि यार भारत का काफी हिस्सा चला गया तो जूट का उत्पादन उसमें बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में भैया? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में है। तो देखो कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है ना वो झारखंड में है। झारखंड देखो छोटा नागपुर का जो पठार होता है, भारत को कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे हिमालय, मरुस्थल, दक्षिणी भाग एंड पूर्वी भाग, एंड उसके बाद मध्य भारत का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, तो इस पठारी क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ ये कुछ एरिया आते हैं, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रफल आते हैं, मतलब हाँ कुछ क्षेत्र आते हैं, लेकिन झारखंड जो होता है वो भैया कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण करता है, जो कि 2000 में बिहार से अलग हुआ था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है भैया? आप बोलोगे क्या ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हो यार, ये तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। तो अच्छा इसको बता दो फिर, नेपाल में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं आप ये बता दो। तो नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा, ठीक है, सागर माथा इसको बोलते हैं नेपाल में। एंड इसका माउंट एवरेस्ट नाम कब पड़ा था? तो एक ब्रिटिश सर्वेयर थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ब्रिटिश सर्वेयर, सर्वेयर मतलब जो सर्वे करता है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब आई होप आपको क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? फटाफट से सभी लोग बता दीजिए भैया कि जो गंगा नदी होती है वो कहाँ से निकलती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है, तो वो निकलती कहाँ से आखिर में? यमुनोत्री से, गंगोत्री से, दोनों से, या फिर दोनों से नहीं? जाहिर सी बात है यार, हमें क्वेश्चन में ही दिख गया गंगोत्री, तो गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये उत्तराखंड के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? आप सभी लोग बताइए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को, 4 अगस्त को, या फिर 3 जुलाई को? तो अगर हम बात करें सबसे अधिक दूरी पर कब होती है, तो ये होती है भैया 4 जुलाई को, 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक है, मतलब भैया कितना बहुत दूर, पृथ्वी का तो काज नहीं कितनी बार चक्कर लगा लो आप। तो पृथ्वी सूर्य से कितनी गुना दूर होती है? मतलब सबसे ज़्यादा 15.21 करोड़, जो कि 4 जुलाई को होता है। एंड यार अगेन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप आपस में बात कर सकते हो, अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भैया? बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, या फिर है पृथ्वी? तो सौर परिवार का अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और कितने नंबर पर आता है? तो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है, यानी कि इसके पहले कौन कौन सा आता है? तो इसके पहले आता है एक तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, एंड फिर बृहस्पति। बीच में क्या आता है आप प्लीज बता देना। एक क्या मंगल आता है? मंगल पहले आता है। ठीक है, बुध आता है, देखो कौन कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, मंगल आता है, पृथ्वी आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, या फिर पृथ्वी मंगल। आगे अपना क्लियर कर देना भैया, 4-5 में, 3-4 में क्या आगे होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डिफेंस न्यूज थोड़ा सा पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि रडार के आविष्कारक कौन थे। रडार आपको पता होगा कि कोई भी जो दुश्मन देश का जहाज होता है उसको कैच करने के लिए होता है, आगे ऐसे लगा रहता है। ठीक है, उसी को रडार बोलते हैं। सर रॉबर्ट वाटसन ने किया था। कब किया था? सन 1935 में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार के आविष्कारक थे, मतलब पहली बार मतलब बनाया था बेसिकली। ठीक है, कहीं कहीं आविष्कारक को कुछ और बोल देते हैं, हालांकि ऑफिशियली अगर पहली बार किसने बनाया था तो इन्हीं ने बनाया था। ध्वनि निम्न में से कहाँ से नहीं गुजर सकती? मतलब जो हम बोल रहे हैं अभी आपको सुनाई दे रहा है, तो वो चीज़ कहाँ से नहीं गुजर सकती है? क्या ठोस में अगर रख दे तो नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा भाई, क्योंकि दीवार के उस पार भी हमको सुनाई देता, तो यानी ठोस से तो जा सकती है, तो ये तो गलत हो गया। निर्वात से, हाँ बिल्कुल, निर्वात से नहीं जा सकती है। एंड द्रव से भी नहीं जा सकती। निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकती, इसीलिए जब हम मतलब मान लीजिए जैसे अभी रूम लॉक भी करते हैं एंड सब तरफ से बंद कर देते हैं उसको, तो एक निर्वात क्रिएट हो जाता है जिसमें ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वो बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, उसी रूम में ही रह जाती है। तो निर्वात में जो है वो भैया ध्वनि नहीं जा सकती। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, देख लेना आप सभी। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? चलो भैया बता दो यार, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साइंस का। जैसे कि आप अगर किसी को मारते हो तो आपको चोट क्यों लगती है? जैसे चाहे जो भी हो, मतलब आपने पत्थर को मारा, आपने दीवार को मारा, आपने किसी और को मारा, तो जो आपसे मजबूत है अगर आपने उसको हाथ से मारा या फिर किसी चीज़ से, तो आपको चोट क्यों लगती है? क्योंकि उसमें रिएक्शन कार्य करता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया कार्य करती है, मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपको वापस लगेगा। अगर सामने वाली चीज़ जो है वो सॉफ्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो हार्ड है तो आपको ज़्यादा चोट लग जाएगी। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जब हम पत्थर पर मारते हैं तो हमें ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन के आविष्कारक कौन रहे? तो हाइड्रोजन सबसे पहले मैं बता दूं कि कब खोजा गया था, 1766 में खोजा गया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था इसकी खोज, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। एंड यार प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यार एडजस्ट कर लीजिएगा सभी लोग। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? यार अम्ल वर्षा तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन के स्टूडेंट हैं तो अम्ल वर्षा तो बहुत बार पढ़े होंगे, या फिर वैसे भी जनरली साइंस स्ट्रीम में भी पर्यावरण मतलब ऐड कर देते हैं ताकि सबको पता रहे थोड़ा बहुत। तो अगर हम बात करें अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों नहीं, तो ये दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा दोनों के कारण होती है क्योंकि ये दोनों अम्ल होते हैं। अम्ल कौन कौन से होते हैं? अम्ल होते हैं भैया जिनका पीएच मान 1 से 7 के कम होता है, मतलब 1 से 6.9 होता है। एंड 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। एंड 7.1 से लेकर के 14 तक क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो पीएच मान बेसिकली हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आज यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? गाजर में, केला में, सब्जी में, या फिर दूध में? देखो भैया सब्जी तो हरी सब्जी सभी खाते हैं, केला भी सभी सोचते हैं केला में ज़्यादा विटामिन होती है। हरी सब्जी सभी लोग ज़्यादा सोचते हैं हरी सब्जी में ही विटामिन होती भी है, लेकिन यार विटामिन ए का नहीं होती है ज़्यादातर। विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होती है वो गाजर में होती है। अगर हम एक प्लेट नॉर्मल प्लेट जो होती है गाजर अगर उतना खाएं तो जितनी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है उसका 3.5 गुना हमें विटामिन प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि 350% के आसपास, ठीक है। 1% 100% का मतलब होता है 1 गुना, तो 350% के आसपास लगभग 3.5 गुना हमें विटामिन की प्राप्ति हो जाएगी। एंड जो कि फ्रेंड्स जो रतौंधी रोग एक होता है, मतलब आंख की प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई कि अगर आपको या फिर आपकी आंख में दर्द भी हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप गाजर खाना अभी से शुरू कर दीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण आपने बहुत बार सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली होता क्या है कि जो प्रकाश का ऊर्जा होता है ना वो पत्तों पर पड़ता है एंड वहाँ से रासायनिक ऊर्जा निकल जाता है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और चीज़, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। एंड एलएलबी वालों ने अगर अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, उसकी वीडियो आपको यही मतलब मिल जाएगी चैनल पर भी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ देख सकते हो, ठीक है। मांग का नियम किस पर आधारित है? सामान की प्राथमिकता पर? नहीं भाई, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। देखो सामान की प्राथमिकता पर तो हो सकता है, लेकिन अगर सामान महंगा हुआ तो फिर मांग कहाँ से बढ़ेगा? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर? नहीं भाई, उपभोक्ता की भी प्राथमिकता पर नहीं होगा, मूल्य के बढ़ने पर। तो जो मांग का नियम आधारित है वो टोटल आधारित है मूल्य पर, कॉस्ट पर, ठीक है। अगर जैसे कोई चीज़ सस्ती है तो उसका मांग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आप जनरल लाइफ से रिलेट कर लो, जो इकोनॉमी होती है वो ज़्यादातर जनरल लाइफ से ही रिलेट होती है। तो जैसे ही कोई चीज़ सस्ती होती है मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, ठीक है, फटाक से। तो भैया मूल्य के घटने बढ़ने पर, वैसे यहाँ पर बढ़ने लिख दिया, घटने पर भी अगर लिख देता तो घटने बढ़ने पर ये डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 24 एंड इसके बाद वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बस। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के, विनोबा भावे के, या फिर राम मनोहर लोहिया के, या फिर महात्मा गांधी के? तो अगर हम बात करें भूदान आंदोलन तो ये शुरू किया गया था भैया विनोबा भावे के। इनका पूरा नाम क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी भी है इनकी, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो मतलब यूनिवर्सिटी है अयोध्या में है, एंड इनकी यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी है, ठीक है। एंड महात्मा गांधी तो आप सभी को पता है यार, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में क्या ही बात करें। क्वेश्चन नंबर 25, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यार जो आपके कंट्री के आसपास के देश हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, खासकर जो मतलब एलएलबी के एग्जाम होते हैं उसमें तो 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, ठीक है।
तो वो जरूर देखें एंड सभी देखें, क्योंकि सब में जनरल नॉलेज पूछा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, रियाल है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया बांग्लादेश की रुपया मतलब मुद्रा है टका, ठीक है। यहाँ पर रुपया नहीं है, रुपया भारत की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, इंडोनेशिया की है, इन सब की है, लेकिन जो बांग्लादेश की है वो टका है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एंड यार अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।